वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा क्लासेस दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो हमने इससे पहले के पार्ट में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल परचेस किए और उन्होंने पे किया 3800 रुपीज़। लेटर और बाद में उन्होंने फिर खरीदी की और बॉय क्या किया, खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल का सेट खरीदा फॉर ₹1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हमें एक बैट और एक बॉल की प्राइस यहाँ पर फाइंड करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम मान लेते हैं कि एक बैट की कीमत X रुपये है और एक बॉल की कीमत Y रुपीज़ है। इस हिसाब से एक बैट की कीमत यदि X है और बॉल की कीमत Y है, तो हम क्वेश्चन में दिए गए 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल के लिए पे किया गया है 3800 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन बनाकर हम इस तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लेकर जाएंगे। तो 7 बैट हमारी पहली इक्वेशन बनती है 7 बैट। तो 7 बैट के लिए है X और बॉल के लिए है Y। तो 6 बॉल यहाँ पर 6Y इक्वल टू आता है 3800। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें 2 इक्वेशन बनाना होगी, पेयर बनाना होंगे, तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। हम ये जानते हैं भली बात ही। तो इसलिए 50% क्वेश्चन से हम एक इक्वेशन और आधे क्वेश्चन से हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। और इक्वेशन निकालने के बाद इक्वेशन आप क्वेश्चन से निकाल कर यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आपको दी गई मेथड से या आपके सुटेबल मेथड से आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो यह हमारा पहला इक्वेशन हो चुका है। अब लेटर सी बॉय 3 बैट खरीदे, मतलब 3x प्लस हम 5 बॉल्स के लिए तो 5y इक्वल टू 1750। आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुका है। अब हम दोनों इक्वेशन का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करते हैं। हमारी फर्स्ट है यहाँ पर 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इस प्रकार हमारी यह इक्वेशन है। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू एक तरफ कर लें या फिर y की वैल्यू एक तरफ कर लें। हम x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ये 6y आपका उस तरफ चला गया। अब ठीक है, ये x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एक और नई इक्वेशन बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। यह हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करते हैं। जनरली आपको यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस भी इक्वेशन से यह आपने इक्वेशन बनाई है, यह इक्वेशन नंबर 1 का बदला हुआ स्वरूप है। इक्वेशन नंबर 1 ही है, लेकिन थोड़ी सी हमने इसे मॉडिफाई करके x के फॉर्म में बना लिए। हमने x की वैल्यू के लिए यह इक्वेशन तैयार कर लिए। तो जिस भी इक्वेशन से यह इक्वेशन बनेगी उसके अपोजिट 1 से बनाई है, तो हमें यह वैल्यू 2 के अंदर रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपान 7। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या, सेकंड। हमने फर्स्ट से यह वैल्यू निकाली है तो हम इसे सेकंड के अंदर पुट करेंगे। अब हमें बात समझ में आपको आ गई होगी कि फर्स्ट से अगर वैल्यू निकाली है x की या y की तो हमें सेकंड में पुट करना, और सेकंड से अगर यह वैल्यू हम निकालते तो फर्स्ट में पुट करते। हम सेकंड में पुट कर देते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू
1750 जहाँ पर x लिखा हुआ यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू के लिए रिप्लेसमेंट में हम यह वाली वैल्यू रख देंगे। x इस तरफ है और बाकी उसकी वैल्यू इस तरफ है, तो x के रिप्लेसमेंट में हम उसकी वैल्यू यह वाली रख देंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3 और x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और यहाँ पर प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ से ध्यानपूर्वक इसे सॉल्व करना है। यहाँ से सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 3800 माइनस 6y प्लस, या पूरे का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 7, और 7 से जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 1 टाइम, और यहाँ 5 से इसे सॉल्व किया तो 7 5 जो 35 y आ जाता है इक्वल टू 1750 आ जाता है। इस प्रकार यह हम इसको वैल्यू रख के थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस ब्रैकेट को भी खोलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 0 0 और 8 से 3 का गुणा, 3 का 8 से 24, 8 से 24, 3 3 9 और 2 11, तो यह आ गया आपका 11,400, और 3 का जब 6 से किया तो 18, यह हो गया आपका 18y। इस प्रकार हो चुका है प्लस 35y, यहाँ पर है प्लस 35y, ठीक है। अपान में है 7, तो यह आपका अपान का 7 सीधे से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो यह मल्टीप्लाई होकर मतलब 1750 इंटू 7। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा और सॉल्व किया तो 11,400, यहाँ पर है 35y और माइनस 18y, तो 35y प्लस के हैं और 18y ये 18 दूना 36, तो यहाँ पर बच जाता आपके पास प्लस का 17y 17y, तो यहाँ पर 17y बच चुका है। और उस तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर 7 5 35 और 49 और 3 52 की 2 7 और 5 12, 12,250 मतलब 12,250। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की टर्म को छोड़कर कांस्टेंट टर्म हम एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, तो 17y इक्वल टू, यहाँ इसे माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 0 में से 0 यहाँ पर, और इसे ऐड करके देख लीजिए क्या आता है, 11,400 और 800, 11,400 और 800 11,000, 12,000 आपके 11,000 12,250 ये, तो 8,850 यहाँ पर बचता है। तो फाइनली हम इसके आगे का थोड़ा सा और यहाँ पर जगह बनाकर सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार से आपको 17y की वैल्यू हो जाती है 850। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू के लिए हम 17 का भाग उसके अंदर लगा देंगे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बाकी काम यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए हम इसे यहाँ से क्लियर करके यहाँ पर थोड़ी जगह बना के इसे सॉल्व कर देते हैं। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 17y बराबर। अब नेक्स्ट अब यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, मिक्स नहीं होगा। यहाँ पर y इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो यहाँ पर 85 50, तो y इक्वल टू आ चुका है आपका 50, y इक्वल टू आ चुका है 50, y इक्वल टू 50 वैल्यू आ चुकी है। y इक्वल टू 50 को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यह वैल्यू थी हमारी। हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे, क्योंकि y की वैल्यू 50 इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करी हमने, मैं यहाँ रख देता हूँ y की वैल्यू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x इक्वल टू
3800 माइनस 635 से ये हो गया 300/7। अब यहाँ पर इसको माइनस किया तो ये आ जाता है 3500/7 और 7 से इसे डिवाइड किया तो 5 और 00। इस प्रकार से आपकी x की वैल्यू आ जाती है। क्या आती है x की वैल्यू? x इक्वल टू आ जाता है 500। x इक्वल टू आ जाता है 500। तो इस प्रकार से हमें दो वैल्यू फाइंड हो चुकी है। एक वैल्यू 500 है और एक वैल्यू हमने यहाँ निकाली 50 है। तो इस प्रकार से ये दो वैल्यू x और y के हमारे पास आ चुकी है। अब x और y की वैल्यू आ चुकी है। x आपका है बेट की जो कीमत है, वो बेट की कीमत कितनी है? बेट की कीमत है आपकी 500 रुपीज़। कितनी है? 500 रुपीज़। और आपकी जो बॉल की कीमत है वह है 50 रुपीज़। बॉल की कीमत है यहाँ पर 50 रुपीज़। बैट और बाल दोनों की कीमत यहाँ पर आ चुकी है। बैट और बाल दोनों की कीमत हम निकाल चुके हैं, 50 और 500। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही आई है। तो हम इस इक्वेशन में इससे पुट करके देख लेते हैं। आप अगर x की वैल्यू, x की जगह आप 500 रखते हैं, x की जगह 500 रखते हैं और y की जगह आप रखते हैं 50, तो देखते हैं ये 3800 आता है या नहीं आता। इन दोनों का मल्टीप्लाई 500 का 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका 3500, 3500, 3500 और यह 300 ऐड होके आपका आ जाता है यह 3800। इस प्रकार हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आईएमपी है और 5 उससे भी ज़्यादा आईएमपी है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 5 और 6 तो हम यहाँ पर 3 कर चुके हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शन की। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P/Q लिखा हुआ है, तो P/Q में यह आपका न्यूमरेटर है और यह आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3, 7/5, 8/9 इस प्रकार से अगर कोई लिखा हुआ है तो वह लिखा हुआ है फ्रैक्शन। तो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है, उन्होंने एक फ्रैक्शन की परिकल्पना की है कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। वह कह रहा है कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में यदि 2 प्लस कर दिया जाए तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा फाइनली वह 9/11 हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में कुछ भाषा उपयोग की गई है। तो हम इसे मैथमेटिकल रूप से कन्वर्ट करते हैं और इसकी थोड़ी सी 2 लाइनें लिख लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में मान लेते हैं। क्या मानेंगे? क्या लेना है हमें? क्या लेट करना है? हम मान लेते हैं। यहाँ से आंसर हमारा स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर आपका 5th है कि लेट, क्या लेट? यहाँ पर लेट द फ्रैक्शन न्यूमरेटर आपका x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि न्यूमरेटर मेरा x है और डिनोमिनेटर मेरा y है। न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं। देन तब क्या होगा? हमारी जो फ्रैक्शन होगी क्या होगी? फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन होगी x/y। फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x/y, क्योंकि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। इस प्रकार से हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे चलते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन है x/y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन अनुसार देयरफॉर हमारा जो यहाँ पर है x +
2 एंड वाई प्लस 2 इक्वल टू 11, 9/11, 9/11। आपके अंश के अंदर न्यूमरेटर में यदि आप 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी आप 2 जोड़ दें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दें, तब आपकी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए आप। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लाने के लिए हम इसका 11 का इस तरह गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, और 9 का हो जाएगा y प्लस 2 से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 11x प्लस 22 और 9y और 9 दूना 18, और इस प्रकार आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, और यह थोड़ा सा और सॉल्व होता है तो यह हो जाता है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। इस प्रकार आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इफ यदि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, 3 दोनों में ऐड कर देते हैं, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। तो हम यहाँ पर x के साथ 3 ऐड कर देते हैं और y के साथ 3 ऐड कर देते हैं, क्योंकि x हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारा y है। तब हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, 5/6 हो जाती है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 का आपने मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 से और 5 का मल्टीप्लाई किया y प्लस 3 से। अब इसका हो जाता है 6x 18, 5y 15, 6x माइनस 5y आपका इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। जैसे हम यहाँ से 9y को इस तरफ लाए थे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का वह है x टर्म पहले, उसके बाद y की टर्म और लास्ट में इक्वल टू के उधर कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम उसी टर्म उस हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो -15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी। दोनों इक्वेशन आने के बाद, दोनों इक्वेशन जब आ जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे पहले के क्वेश्चंस के अंदर सीधे सीधे हमें इक्वेशन बनी हुई मिलती थी। अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ रही है। हमने दोनों इक्वेशन बना ली, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और अब हमारी मेथड रहने वाली है। अगर यह क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल रूप से एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है तो आप इसके लिए स्वतंत्र है कि आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बुक के अंदर जितनी भी मेथड दी गई है x और y फाइंड करने की, आप किसी भी मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको दिया हो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो हम फिर भी, चूंकि यह हमारा 3.2 सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही चल रही है, इसलिए हम उसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं वापस से इसे। यह हमारी 11x है माइनस 9y है इक्वल टू -4 है, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पर 6x है माइनस 5y है इक्वल टू -3 है, यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम जानते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे। तो वी पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इक्वेशन नंबर का फर्स्ट का यहाँ पर यूज़ किया। इसे यूज़ करके हम x या y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो वह वैल्यू निकाल लीजिए। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9y को उस तरफ ले जाते हैं। तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, तो 11x इक्वल टू 9y -4 है। हम इसे थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, 9y -4, और x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 9y -4/11। इस प्रकार यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। यह इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। और 3 कहाँ से आई है? 3 आई है
एक नंबर इक्वेशन का मॉडिफाई रूप है। यह स्वरूप जो है दिख रहा है, यह आपके इक्वेशन नंबर 1 ही है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। तब हम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमें एक नंबर से 3 नंबर मिली है तो 3 नंबर की वैल्यू 2 नंबर में पुट करेंगे। यदि हम 2 नंबर से 3 नंबर निकालते तो 3 नंबर को 1 नंबर में पुट कर देते। तो यहाँ पर हम एक नंबर से 3 नंबर बनाई है हमने, मतलब यह एक ही नंबर है और एक ही नंबर की वैल्यू हम जो वापस 2 नंबर में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरफ से क्लियर कर देते हैं आपको। आप इसे अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हमारी है, इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली थी 6x - 5y। हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। 6x - 5y इक्वल टू -3। यह x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9y - 4/11। यह यहाँ पुट कर देते हैं 6 और उसके रिप्लेस में 9y - 4/11 - 5y इक्वल टू 3। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में ही कर देते हैं। 11 का इक्वेशन में पूरी में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 11 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा बस, और बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगी 6, 9y - 4 माइनस 11 का यहाँ किया तो 55y और 11 का यहाँ किया तो 33। आपको एलसीएम लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 का एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर 11/1 का एलसीएम हो जाएगा और थोड़ी सी प्रक्रिया बढ़ जाएगी और यह 60 में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 54y - 24 -55y इक्वल टू 33 और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 55y माइनस के और यह प्लस के, तो यहाँ पर माइनस का एक y बच जाता है और इस तरफ आपका 33 और यह 24 जाता है तो प्लस का 24 आ जाता है। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 3 7 और 3 2 6 67। और हम यहाँ पर आ गए, कहीं कुछ गलती हो गई है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसे वापस। हमें एक गलती दिख रही है -3 की, यहाँ पर -3 था और यहाँ पर -33 हो जाएगा, यहाँ पर -33 हो जाएगा और यहाँ पर जब -33 हो जाएगा तो -33 होने के बाद यहाँ पर -33 है, -33 में से -24 माइनस होगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 9 के बाद में थोड़ा सा ऐसा हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी बड़े हैं इसलिए 2 बार बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। -y इक्वल टू हो गया यहाँ पर -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर होता है 9। y इक्वल टू हो गया 9। y इक्वल टू 9 हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो y इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x इक्वल टू 9y - 4/11 तो x इक्वल टू 9, y की वैल्यू है 9, अगेन 9 - 4/11। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। एक जरा सी गलती में आंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, 81 - 4/11 तो x इक्वल टू 81 में से 4 जाएंगे 77/11 तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू आ चुकी है 7, x इक्वल टू 7 आ चुका है और y इक्वल टू 9 आ चुका है। इस प्रकार से आपकी जो फ्रैक्शन होगी वह क्या होगी, वह x/y में थी तो x की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 और y की जगह आ जाएगी 9। तो कुल मिला के आपकी जो फ्रैक्शन होगी फाइनली फ्रैक्शन होगी 7/9 आपका यह आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन आपके 7/9 फाइंड हो जाती है। तो इस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। यह सवाल बहुत ही IMP है और कई बार पूछा भी गया है तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद
हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं क्या है। हमारा एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट 6th क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल लास्ट में है और इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही IMP है। हम इसे बहुत ही बेसिक से और आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस पहले क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, आपको समझ में आने के लिए थोड़ा समय चाहिए और यह क्वेश्चन थोड़ा सा तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रथम दृष्टि में आप देखते हैं इसे, एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यह कठिन है नहीं है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब। हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है पूरा कंप्लीट। जेकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो। अब 5 ईयर एगो की बात हो रही है। जेकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर फाइंड करना वह करना है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज क्या है, तो जो हमें फाइंड करना होता है वही हम मान लेते हैं, उसी को मैथमेटिक्स में हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, एक व्यक्ति है जेकब और उसका सन, उन दोनों की एज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तब हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जेकब x ईयर और हिज सन एज y ईयर। यहाँ पर x और y दोनों की हमने एज मान ली है और यह एज कौन सी है, यह एज है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से मतलब होता है कि आज की डेट में एज। मान लीजिए आप इसे थोड़ा सा और मान लीजिए, कोई व्यक्ति 2023 के अंदर 15 साल का था या है, ठीक है। 2023 के अंदर, ये 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर आपका सन में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिख दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। 2023 के अंदर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का है, ठीक है, उसके प्रेजेंट एज यहाँ पर 15 ईयर है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमने उसकी मान ली दोनों की, पिता की और पुत्र की। यहाँ पर जेकब की जगह फादर भी आ सकता था और उसका पुत्र भी आ सकता था और यहाँ पर नाम भी दे दिया है, लेकिन रिलेशन वहाँ पर फादर और सन का ही है। तो फादर x ईयर के हैं और सन आपके y ईयर के हैं। और कब है ये, प्रेजेंट में, एट टाइम, जिस समय यह क्वेश्चन लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और आप कर रहे हैं, उस समय की बात है। उस समय वो जो है x और y ईयर के हैं दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। साल बाद, हेंस 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर 2023 का है प्रेजेंट में और हम कहें कि वो अगले 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। अगले 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, अगले 5 साल का अर्थ है कि 2028 में वह कितने साल का हो जाएगा। 15 में आप 5 ईयर जोड़ देंगे, वह व्यक्ति हो जाएगा 20 वर्ष का। हम कह सकते हैं कि यदि आपकी आज एज 15 साल है तो आज से 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो 5 साल बाद आपकी एज हो जाएगी 20 साल। तो क्या आपके पिता या भाई बहन, उनकी एज नहीं बढ़ेगी, उनकी भी एज बढ़ेगी, सबकी एज बढ़ जाएगी। उनके पिता की एज भी बढ़ेगी, आपकी भी एज बढ़ेगी। अगले 2028 के अंदर आप 5 साल बाद देखेंगे आपके पिता भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, आपकी मम्मी 5 साल बड़े हो जाएंगे, आप स्वयं भी 5 साल बड़ा हो जाएंगे, आपके सिस्टर, आपके फ्रेंड, सब कुछ 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हर एज में 5 साल ऐड हो जाएंगे आज की एज से। तो इसी प्रकार से जेकब की आयु भी x+5 होगी, तो उनके पुत्र की आयु आपकी y+5 होगी। कब, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। आप मूवीज में देखते हैं कि कोई बच्चा दौड़ते हुए आता है और अचानक वहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि 20 साल बाद वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाता है, वहां पर सिर्फ एक पट्टी आती लिखी हुई कि 20 साल बाद। तो 20 साल बाद का अर्थ आप समझ जाते हैं कि 20 साल बाद ये बड़ा हो गया होगा। तो इस प्रकार आप भी कल्पना कीजिए कि 5 साल बाद उसका क्या होगा। 5 साल बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है x, उसमें 5 साल ऐड हो जाएगी, तो x+5 ईयर हो जाएगा। x+5 ईयर यहाँ पर वह व्यक्ति हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा y+5 ईयर का, ठीक है। तो यह x+5 और यह हो गई आपकी y+5।
अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसको लेके। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये y+5 हम इसे थोड़ा सा सही लिख देते हैं। और यहाँ पर है x+5 ईयर और ये y+5 ईयर। ठीक है, ये x+5 ईयर और y+5 ईयर, दोनों पिता पुत्र 5 साल बड़े हो गए। अब इसके अनुसार यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो उसकी इक्वेशन यहाँ पर बननी चाहिए। अब क्या हो रहा है 5 साल बाद, क्या हो रहा है 5 साल बाद कह रहा है कि जब 5 साल इसमें ऐड कर दिए जाए तब जेकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अब स्वाभाविक सी बात है, पुत्र बड़ा होगा या पिता बड़ा होंगे, पिता ही बड़े होंगे। पिता और पुत्र के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर पिता ही बड़े हैं। तो पिता, यहाँ पर पिता की उम्र है और यह आपके पुत्र की उम्र है जेकब के। तो 3 टाइम उनकी उम्र के, उसके पिता की उम्र, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये उनके पिता हैं और पिता, और यहाँ 3 गुणित वो उसका पुत्र है। पुत्र की उम्र में यदि 3 का गुणा कर दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 टाइम कर दिया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ कंडीशन बनाकर दी गई है। उस कंडीशन में हमने सवाल को सेट कर लिया है कि पिता की उम्र 5 साल बड़ी कर दी, पुत्र की 5 साल ऐड कर दिया, और 5 साल ऐड करने के बाद वह 3 टाइम कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यह यहाँ तक की लाइन का अर्थ है, यहाँ तक की लाइन का यह अर्थ है। 50% तक हम पहुँचे हैं। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। x+5 = 3 का y से मल्टीप्लाई, 3y, 3 का 5 से 15, यहाँ पर y इस तरफ ले आते हैं, 3y, 5 को उस तरफ लेकर चले गए इस 5 को, तो यहाँ 15 - 5, x - 3y = 15 में से 5 माइनस हुआ तो 10। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। 5 ईयर एगो, अब बात कर रहा है 5 साल पहले। जब आप 5 साल पहले जाएंगे, यदि आप यहाँ पर 15 साल के हैं तो यहाँ पर कितने साल के हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 10 साल के। आपके पिता भी 5 साल छोटे हो जाएंगे, आपका भाई भी 5 साल छोटा हो जाएगा, जो भी लोग हैं वो सब, आप यदि y ईयर के हैं तो आप हो जाएंगे y - 5, और आपके पिता यदि x ईयर के हैं तो वो हो जाएंगे x - 5। 5 साल सब छोटे हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर अप्लाई करना है। जेकब की एज हो जाएगी x - 5 और उसके बच्चे की एज हो जाएगी y - 5। अब कंडीशन बन रही है, जेकब एज वाज 7 टाइम दैट हिज सन, उसके पुत्र से जेकब की आयु 7 टाइम है। तो 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इक्वल टू बनाने के लिए। इक्वल टू बनाने के लिए आप हमेशा पुत्र की आयु में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप यह ध्यान रखेंगे कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में कि छोटे की आयु में ही मल्टीप्लाई करना है, तब बड़े की आयु के वह इक्वल हो पाएगा। अगर आपने पिता की आयु में कर दिया तो वो कई टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि सवाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पुत्र की आयु में ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, और यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं। x - 5 7y, 7 का 5 से किया -35, 7y इस तरफ आया, माइनस का हो गया, 5 उस तरफ गया, प्लस का हो गया, -35 में से 5 माइनस हुआ तो यहाँ पर इक्वेशन आती है x - 7y = 30। मैंने यहाँ पर कंप्लीट बनाकर रख लिया है आपके लिए, ताकि फटाफट इसे मैं क्लियर समझा सकूं। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर होती है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन फाइनली आ जाती है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनको लेकर चलना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इक्वेशन x - 3y = 10 और x - 7y = 30। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लेते हैं पिकअप, कौन सी पिक करते हैं, वे पिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम यूज करते हैं तो ये y उस तरफ चला जाएगा, तो x = 10 + 3y हो जाएगा। यह आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो चुकी है। अब थर्ड से वैल्यू आप सेकंड में रख दीजिए। तो x = 10 - 3y पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर x = 10 + 3y वैल्यू रख देते हैं। सेकंड हमारी है
x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। और बाकी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ 7y में से 3y माइनस हुए तो 10 माइनस 4y, चूंकि माइनस का 7y बड़ा है इसलिए माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30। और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 और y इक्वल टू, हम सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाती है 10। वो पुत्र की एज आ चुकी है 10 ईयर। अब पिता की आयु देखते हैं। पिता की आयु निकालने के लिए एक y की वैल्यू हम रख देते हैं इसके अंदर रख देते हैं x इक्वल टू 10 प्लस 3y इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। थर्ड ये हमारे इसके अंदर रखते हैं, थर्ड के अंदर रख देते हैं। तो ये y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 14 इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है हमारी x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y की वैल्यू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू हो चुका है 40। यह हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 40 आ चुकी है। अब दोनों वैल्यू आने के बाद हम देखते हैं कि जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो रिलेशन उन्होंने बताया था, क्या वह रिलेशन सही था या गलत था। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा था, क्या कहा था हम यहीं पर इतने में ही देख लेंगे। क्या कहा था कि 5 साल पहले, 5 साल बाद, पहले कहा था कि आफ्टर 5 ईयर दोनों की एज देखते हैं। आफ्टर 5 ईयर जेकब हो जाएगा आपका 45 ईयर का और पुत्र हो जाएगा आपका सन उनका हो जाएगा 15 ईयर का। इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई क्या है, इन दोनों में 3 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई है। इसका अर्थ है कि 15 इंटू 3 इक्वल टू 45। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यदि पुत्र की आयु में कर दिया जाए तो पिता की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप इसके अंदर, यदि इनके अंदर 5 5 8 कर दें, 5 5 8 कर देते हैं, 5 5 8 कर दे, कम कर देते हैं, एगो पीछे करते हैं एज को, तो यहाँ पर हो जाती है एज आपकी 5 ईयर। आपकी जेकब की एज इसकी हो जाएगी 5 ईयर 5 साल पीछे, और इसकी हो जाएगी आपकी 35। तो क्या 35 और 5 में रिलेशन, ये इसके 7 टाइम है, ये इसका 7 टाइम है। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है क्या वह सही है या गलत है। तो हमें फाइनली वैल्यू प्राप्त होती है 40 और 10। फाइनली क्या आता है इनकी, इसकी आ जाती है 40 ईयर और इसकी आ जाती है 10 ईयर। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाते हैं। और यह आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि यह सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे और उसके बेसिक बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट दिखाएंगे और किस प्रकार से उसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, उसकी क्या मेथड होती है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप देखते रहिए डिकोड ट्यूटोरियल। यदि आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।